हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल अब एम एजुकेशन सफ़र पर आशा करता हूँ सभी लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो इंडियन पॉलिटी है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंट जो अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनका अर्थ, पृष्ठभूमि और उसकी क्या क्या विशेषता हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब आने लगे हैं। यद्यपि पहले आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब इसकी पृष्ठभूमि से, इसके अर्थ से, इसकी एबिलिटी, विशेषताओं से क्वेश्चन आने लगे हैं। क्योंकि वर्तमान समय का जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हुआ या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हुआ, वो बदल रहा है। इसलिए अर्थ, पृष्ठभूमि और हिस्ट्री और विशेषताएं, यहां से क्वेश्चन बनने लगे हैं। इसलिए आपका कोई भी प्रश्न आपसे बाहर ना जाए, इसके लिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यदि इस सेशन को आप बखूबी देख लेते हैं बगैर स्किप किए हुए, तो मैं जानता हूं कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अनुरोध मेरा आपसे यही है कि कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें और बेहतरीन नोट्स बनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं सारी कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क देता हूं, जिसमें जीएस की ऑल कक्षाएं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को बहुत ही बारीकी से पढ़ाता हूं। साथ साथ करंट अफेयर भी पढ़ाता हूं। तो आइए आप हम सब मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कॉपी पेंसिल जरूर लेकर के बैठें और एक बेहतरीन नोट्स बनाएं। और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि यहां से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले अधिकार क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं। राइट्स मतलब जो अधिकार होते हैं वो क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, अर्थ क्या है इसका। देखिए, अधिकार का मतलब ये होता है कि जैसे आपके द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा, जिसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उस व्यक्ति के द्वारा किया गया दावा, जैसे मैं हूं या आप हैं, आपके द्वारा किया गया कोई भी दावा जिसे स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो वो अधिकार बन जाता है। जैसे मान के चलिए, आप हैं, आपने दावा किया कि हमें इंटरनेट फ्री मिलना चाहिए, हमें इंटरनेट फ्री मिलना चाहिए, शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए, ये आपने दावा किया। लेकिन इसी दावे को संसद ने, गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो यही आपका अधिकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधिकार बन जाएगा। तो हम सीधी सी बात में कहें कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया दावा जिसे स्वीकार कर लिया जाए, उसे ही अधिकार कहा जाता है। आप सीधी सी बात में लिख सकते हैं, अगर अधिकार की डेफिनेशन लिखाई जाए, का अर्थ लिखाया जाए, अर्थ में देखेंगे, एक व्यक्ति द्वारा किया गया दावा, दावा स्वीकार कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। यहां पॉइंट समझिए, चाहे समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाए या सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाता है तो अधिकार बन जाता है, तो वह दावा अधिकार बन जाता है, बन जाता है। इतना अनुरोध है, समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लें। चाहे इस दावे को गवर्नमेंट स्वीकार करे या समाज स्वीकार करे, तो वो सामाजिक अधिकार कहलाएगा।
और यदि गवर्नमेंट स्वीकार कर लेती है तो वह कानूनी या विधिक अधिकार कहलाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैं बताता हूं अधिकारों के प्रकार। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, जो राइट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो अधिकार होता है, अधिकार के प्रकार में देखेंगे हम। सबसे पहले जो राइट्स होता है मित्र, वह राइट होता है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार, एक मिनट चल नहीं रहा है। सबसे पहले होता है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार किसे कहते हैं? अगर आपको मेंस वगैरह में लिखने का मौका मिलता है, पीसीएस या यूपीएससी मेंस लिखते हैं तो पूछा जाता है प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं। तो प्राकृतिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जिसमें जितने भी साधन होते हैं वो प्रकृति के द्वारा मनुष्य को बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। जैसे सांस लेना, प्रकाश, वायु, जल, भूमि, ये सारे क्या हैं? प्राकृतिक अधिकार, जो प्रकृति ने हमें बिल्कुल निःशुल्क दिए हैं। जैसे सांस लेना है, वायु है, जल है, आकाश है, पृथ्वी है, ये सब क्या है? प्राकृतिक अधिकार हैं। वन है, पेड़ है, ऑक्सीजन जो देते हैं। तो ये सारे क्या अधिकार हैं? प्राकृतिक अधिकार हैं। तो आपको क्लियर हो गया, प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड होते हैं, प्रकृति द्वारा दिए हुए होते हैं। प्रकृति द्वारा दिए हुए होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। आप सीधी सी एक बात में ले सकते हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? ऐसे अधिकार जो प्रकृति द्वारा में प्रदान किए जाते हैं प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। कैसे अधिकार कहलाते हैं? प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। और जो प्राकृतिक अधिकार हैं वह पशुओं को भी प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं को प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों को भी प्राप्त होते हैं। ऐसे अधिकार जो मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों को प्राप्त होते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ? उसके बाद दूसरा आता है सामाजिक अधिकार। दूसरा अधिकार आपका आता है सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार, देखिए सामाजिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो जिन्हें समाज स्वीकृत करता है, जिन्हें समाज ने स्वीकार किया है, जिन्हें समाज ने स्वीकार किया। जैसे माता पिता का, मतलब माँ बाप का रिश्ता समाज ने स्वीकार किया। ये कोई मतलब उसमें तो लिखा नहीं है संविधान में। बाप बेटे का रिश्ता, माँ पुत्र का रिश्ता, माँ पुत्री का रिश्ता। तो जो एक परिवारवाद जो संबंधित जो होते हैं, जो समाज का निर्माण करते हैं, उन्हें हम सामाजिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक अधिकार कहते हैं। ऐसे अधिकार जो समाज द्वारा हमें प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिकार कहा जाता है। बच्चों इतना क्लियर हुआ? तो आप लिख सकते हैं समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। किस द्वारा? समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इन्हें सामाजिक अधिकार कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मित्र, आपने सुना होगा मानवाधिकार। मानवाधिकार, मानवाधिकार जो होते हैं यह एक घोषणा पत्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं। विश्व स्तर पर घोषणा पत्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जो मानवाधिकार होते हैं वह घोषणा पत्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और यह घोषणा पत्र यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदान किए गए हैं।
और कब किए गए हैं? ये 10 दिसंबर, आप लोग डेट याद रखोगे कब? 10 दिसंबर 1948 को प्रदान किए गए। ये पूछा गया है मित्र क्वेश्चन, असंख्य बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मानवाधिकार कब प्रदान किए गए थे यूएनओ द्वारा। किसके द्वारा मित्र? यूएनओ द्वारा। यूएनओ, यूएनओ को होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या कहते हैं इस हिंदी में? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रदान की जाती है, आप समझिए। और विश्व के जितने भी मतलब देश हैं उसमें रहने वाले प्रत्येक नागरिक को यह मानवाधिकार प्राप्त हुए हैं। आप फिर समझिए, विश्व में जितने भी कंट्री हैं उसमें जो नागरिक निवास करते हैं उनको सबको ये मानवाधिकार प्राप्त हुए हुए। और ये किसने प्राप्त किए हैं? किसने दिए हैं? यूएनओ ने दिए हैं। अच्छा, इसीलिए 10 दिसंबर को, कब? 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिसंबर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि क्योंकि 10 दिसंबर 1948 में यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, विश्व के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो भारतीय हो, पाकिस्तानी हो, जापानी हो, रशियन हो, कनाडियन हो, यूएसए का हो, मैक्सिका का हो, अफ्रीका के गैबन का हो, दक्षिण अफ्रीका का हो, सूडान का हो, नाइजीरिया का हो, लाइबेरिया का हो, कहीं का भी हो, उसे ये अधिकार मिले हुए हैं। यूएनओ के चार्ट द्वारा ये अधिकार मिले हुए हैं। इसलिए 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इतना मित्र आपको क्लियर हुआ होगा। अनुरोध है आप इसके साथ साथ नोट करते जाएं। आप इसे नोट कर लें। उसके बाद देखेंगे मित्र, उसके बाद देखेंगे कुछ अधिकार हैं, प्रकारों में देखेंगे कुछ अधिकार होते हैं विधिक अधिकार। कौन से? विधिक अधिकार। कौन से होते हैं? विधिक अधिकार। कुछ अधिकार कैसे होते हैं? विधिक अधिकार। और विधिक अधिकार कैसे होते हैं? जो विधि द्वारा बना करके लोगों को, नागरिकों को दिए जाते हैं। विधिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो वर्तमान सरकार की पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा विधि बना करके प्रदान किए जाते हैं। यह भी आपके दो प्रकार के होते हैं। यह भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये भी कौन कौन से? एक तो संवैधानिक संवैधानिक अधिकार। दूसरा आपके होते हैं, उन्हें विधिक या कानूनी अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? विधिक या कानूनी अधिकार कहते हैं। इन्हें हम गैर संवैधानिक अधिकार भी कह सकते हैं। अधिकार भी कह सकते हैं। तो देखिए मित्र, अधिकारों में विधिक अधिकार होते हैं। विधिक अधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक संवैधानिक अधिकार, दूसरा विधिक या कानूनी या गैर संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार वो होते हैं जो किसी देश के जो संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके द्वारा उस देश के नागरिकों को प्रदान की जाती है। संवैधानिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो उसके जो मूल निवासी हैं उनको प्रदान किया जाता है, तथा कुछ ऐसे अधिकार भी उसमें होते हैं जो नागरिक और गैर नागरिक, देशी और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं। उन्हें संवैधानिक अधिकार कहा जाता है।
दूसरे होते हैं विधिक या कानूनी अधिकार। विधिक या कानूनी अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है मित्र जो वर्तमान सरकार, पार्लियामेंट, संसद उन्हें एक विधेयक पास करा करके, एक निश्चित बहुमत द्वारा विधेयक पास करा करके उसको कानून बना देती है। तो ऐसे अधिकार को विधिक या कानूनी या गैर संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। आप लोग नोट कर लें इसका। इसके बाद देखेंगे आप संवैधानिक अधिकारों में आपने देखा होगा जैसे मौलिक अधिकार। संवैधानिक अधिकारों में देखेंगे आप जैसे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार भी कहा जाता है। जो हमारे भारतीय संविधान में भाग थर्ड, कौन से में? थर्ड, भाग तीसरे में अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। क्लियर? संवैधानिक अधिकारों को हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी कहते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन किया गया है। ये मित्र यद्यप आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जो कुछ लोग नहीं जानते हैं उनको भी बताना बहुत जरूरी है। तो मौलिक अधिकार आपको क्लियर हो चुके होंगे। दूसरा नंबर देखिए, ये भी संवैधानिक अधिकार होते हैं, विधिक अधिकार हुए होते हैं, ये भी संवैधानिक अधिकार होते हैं। कैसे अधिकार होते हैं? यह भी संवैधानिक अधिकार होते हैं, लेकिन इनको विधि द्वारा बनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे मातृत्व अवकाश। क्या? मातृत्व अवकाश। आपने देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल रूप में लेते हैं, जैसे कुछ शिक्षिकाएं होती हैं, जो सरकारी शिक्षिकाएं होती हैं, प्राथमिक या जो विद्यालय में पढ़ाती हैं, उनको मातृत्व के अवसर पर उनको कुछ रियायत दी गई है। और ये अपने आप में क्या है? विधिक अधिकार है। क्या अधिकार है? विधिक अधिकार है। एक पॉइंट और आपने देखा होगा, जैसे सूचना का अधिकार। कौन सा? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। तो ये सब अधिकार कैसे हैं? ये विधिक या कानूनी अधिकार हैं। कैसे अधिकार हैं? विधिक या कानूनी अधिकार हैं। इतना आपको क्लियर हुआ? समझिए मित्र, ऐसे अधिकार जो विधि द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे समय समय पर सरकार अपने आपको अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अनेक प्रकार के जनता की सुविधा के लिए कानून बनाती रहती है। जैसे मातृत्व अवकाश, जैसे मां होती है, उस समय जो महिला जो होती है, इसके जो मां के रूप में होती है, ऐसी कंडीशन में उसे छुट्टियां दे दी जाती है। जैसे बैंक में हुई या फिर प्राथमिक विद्यालय में हुई। और उसके अतिरिक्त देखें सूचना का अधिकार, यह भी आपका कैसा अधिकार है? कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, अब मैं बताऊंगा आपको, मोस्टली हमारा टारगेट क्या है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना, मूल अधिकारों के बारे में बताना, मौलिक अधिकारों के बारे में बताना। मेरा टारगेट मोस्टली मित्र आज यही है। ठीक है, इनके बारे में बताऊंगा। मूल अधिकार संविधान में क्यों दिए जाते हैं? आखिर क्या कारण है
कि मूल अधिकार ये क्यों दिए जाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि मूल अधिकार लोगों को दिए जाते हैं? आप लोग खुद बताइए, सोचिए कि मूल अधिकार क्यों दिए जाते हैं। तो मूल अधिकार देने का मतलब यह है कि यदि किसी सरकार द्वारा किसी नागरिक को, वहां के नागरिक को कुछ सुविधाएं दे दी जाती हैं, कुछ उन्हें अधिकार दे दी जाते हैं, सरकार द्वारा कुछ सुविधाएं दे दी, वो अधिकार व्यक्ति के नागरिक अधिकार होते हैं, वो अधिकार दे दी जाते हैं, जिससे क्या होता है, वह उस देश में रह करके अपना सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक और नैतिक विकास कर सके। जैसे उस नागरिक द्वारा अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, नैतिक अपना विकास कर सके, अपने आप को डेवलप कर सके, तो ऐसे अधिकारों को, इसलिए ये अधिकार दिए जाते हैं। तो अधिकार जो मौलिक अधिकार है देने का कारण, आप लोग लिख सकते हैं मौलिक अधिकार देने का कारण। देने का कारण, क्या कारण है जो दिए जाते हैं? इसमें क्या होता है कि जो नागरिक होता है, कौन होता है? नागरिक। नागरिक समझते हैं उस देश का निवासी, जैसे भारत का नागरिक, जैसे भारत का नागरिक। इसमें इसका क्या होता है, इसका नागरिक का राजनीतिक विकास हो सके, भाई अधिकार उस व्यक्ति के पास होंगे तभी तो वो अपना राजनीतिक विकास कर सकेगा। आप लोग हैं, जैसे आपने देखा हुआ गांव में जानवरों को, जैसे गाय या भैंस को एक रस्सी के या द्वारा बांध दिया जाता है, तो उसके अधिकार होते क्या हो जाते हैं? वो सीमित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? केवल वहीं तक सीमित हो जाते हैं। जब आपने देखा होगा एक जानवर होता है, उसे एक रस्सी द्वारा बांध दिया जाता है, तो उसके जितने भी अधिकार होते हैं वो सीमित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं। आप सोचिए कि इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति को इसी तरीके से बांध दिया जाएगा, तो उसका क्या राजनीतिक, क्या सामाजिक, क्या आर्थिक, क्या भौतिक, क्या नैतिक विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे वो क्या कर सकता है? अपना राजनीतिक विकास कर सकता है, किसी भी राजनीति में अपना योगदान दे सकता है। उसके बाद आर्थिक विकास, इन मौलिक अधिकारों से वो आर्थिक विकास भी कर सकता है, व्यापार कर सकता है, वाणिज्य कर सकता है, अपना रोजगार खोल सकता है, बिजनेस कर सकता है, अपना पैसा कमा सकता है, लेकिन सही तरीके से, लेकिन सही गैर कानूनी तरीके से नहीं। वो अपना एक संवैधानिक दायरे में रह करके अपने अधिकारों का पूर्णतः प्रयोग करके अपना आर्थिक विकास कर सकता है। क्या कर सकता है? आर्थिक विकास कर सकता है, घर बना सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, बिजनेस कर सकता है। ये इसके क्या, इसलिए प्रत्येक नागरिक को ये फंडामेंटल राइट्स मिलना बहुत जरूरी है। उसके बाद सामाजिक अधिकार, सामाजिक विकास, समाज में रह करके, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके द्वारा व्यक्ति समाज में रह करके, सोसाइटी में रह करके अपना सामाजिक विकास कर सकता है, अपना सामाजिक विकास कर सकता है, अपना नाम कर सकता है, अपना अपने परिवार का नाम कर सकता है। तो क्या कर सकता है? सामाजिक विकास कर सकता है। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत विकास, ये पूछा जाता है व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास का मतलब यह होता है, यदि संविधान द्वारा उसे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो वह अपना व्यक्तिगत विकास कर सकता है। जैसे अच्छा बिजनेस खोल करके, अच्छी शिक्षा गेन करके एक अच्छा अधिकारी बन सकता है। इससे उसका क्या होगा? समाज में नाम होगा, सामाजिक विकास भी होगा, उसका व्यक्तिगत विकास भी होगा। अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले होते तो वो किसी प्रकार का विकास नहीं कर सकता। इसलिए फंडामेंटल राइट्स के द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है। उसके बाद देखेंगे नैतिक विकास। ये सब मित्र पूछे जाते हैं। व्यक्ति को अपने कैरेक्टर से संबंध, चरित्र से संबंध फंडामेंटल राइट्स द्वारा विकास कर सकता है।
जो व्यक्ति का कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, वो फंडामेंटल राइट्स का सही तरीके से प्रयोग करके उसके कैरेक्टर का विकास हो सकता है। जैसे कोई लड़का शिक्षा गेन करके, शिक्षा प्राप्त करके कोई अधिकारी बन जाता है, पीसीएस से या आईएएस अधिकारी बन जाता है, तो उनके अंदर नैतिक विकास की भावना स्वयं पैदा हो जाती है। इसलिए समाज में रह करके, फंडामेंटल राइट द्वारा समाज में रह करके वह अपने नैतिक विकास कर सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैंने आपको इसका अर्थ के बारे में बताया, अब मैं इसके बारे में बताऊंगा इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, इसका हिस्ट्री क्या रहा है। भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके पृष्ठभूमि क्या है, इनकी क्या इसका इतिहास रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों, पृष्ठभूमि, मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि या इतिहास, इतना क्लियर हुआ। हम देखते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब भारतीयों के पास कोई अधिकार नहीं थे, कुछ सीमित अधिकार थे। अर्थात जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेशवाद था, उस समय भारतीय लोगों ने समय समय पर चाहे पत्रिकाओं द्वारा या संगठन द्वारा इन अधिकारों की मांग करती रही। लेकिन बाद में जब हमारा देश स्वतंत्र होने के करीब पर आया, तो उस समय अनेक क्रांतिकारी नेताओं ने इसे संविधान में शामिल होने के लिए मांग की कि फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हें संविधान में शामिल किया जाए। अतः सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। तो देखिएगा, इसके इतिहास में चलते हैं हम। सबसे पहले सर्वप्रथम तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम, ध्यान दीजिए, भारत में सर्वप्रथम जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, इनमें FR लिख सकता हूं इनको, FR का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। भारत में सर्वप्रथम फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार की मांग 1995 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। कब की गई? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ये तो 1895 मित्र, 1995 नहीं है, सॉरी, 1895 में फंडामेंटल राइट्स की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई मित्र? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। और किस विधेयक में की गई? तो इस विधेयक का नाम था स्वराज्य विधेयक। इनका एक विधेयक था स्वराज्य विधेयक। स्वराज्य विधेयक में बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1885 में, ध्यान दीजिए, भारत में सर्वप्रथम फंडामेंटल मूल अधिकारों की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। मित्र, इससे पहले कांग्रेस का गठन हो चुका था 1885 में। इससे पहले कांग्रेस का गठन हो चुका था 1885 में। इसी कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था 1895 में, उसमें स्वराज्य विधेयक पेश किया गया। इसमें फंडामेंटल की प्रथम बार मांग की गई कि कांग्रेस इसको अपना मुद्दा बनाए और ब्रिटिश से, अंग्रेजों से अपने इस फंडामेंटल राइट्स की मांग करे। तो पूछा जाता है, तो आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, बहुत आराम से बता ले जाएंगे। उसके बाद देखा गया कि समय समय पर इसकी मांग की जा रही है फंडामेंटल राइट्स की। तो 1917 से लेकर के 19 या 20 तक
17 से 1917 से लेकर 19 तक समय समय पर कांग्रेस द्वारा फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। ध्यान दीजिए, पहली बार मांग कब उठी? 1895 में। उसके बाद लोग थोड़े जागरूक हुए, क्योंकि इस बीच में बंगाल विभाजन हो गया था 1905 में, और कांग्रेस का विभाजन भी हो चुका था सूरत में, फिर वो इकट्ठी भी हो चुके थे। कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, गरम दल नरम दल, इसी बीच में। तो ऐसी कंडीशन में कांग्रेस ने द्वारा, किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा 1917 से लेकर के 19 के बीच फंडामेंटल की मांग करते रहे ये कांग्रेसी, और इस तरीके से ये क्रम धीमे धीमे बढ़ता गया। उसके बाद देखेंगे कि 1925 में, उसके बाद देखेंगे 1925 में, इंपोर्टेंट है मित्र, इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिए, 1925 में एनी बेसेंट द्वारा आपको बताना है, एनी बेसेंट ने कांग्रेस की किस वर्ष अध्यक्षता की और वो अधिवेशन कहां पर हुआ था? 1925 में एनी बेसेंट द्वारा इनका एक पत्र था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, वेल्थ ऑफ इंडिया, उन्नीस सौ 25 में एनी बेसेंट द्वारा, जो आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी, 1925 में एनी बेसेंट द्वारा इनका एक पत्र था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया। क्वेश्चन वैसे ही पूछ लिया जाता है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया जो पत्र था वो किसने लिखा था, तो बता सकते हैं एनी बेसेंट ने लिखा था। किसने लिखा था? एनी बेसेंट ने लिखा था बच्चों। तो 1925 में एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया जो इनका पत्र था, इसमें इसके द्वारा भी अंग्रेजों से फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। किसकी? मूल अधिकारों की मांग की गई। इतना क्लियर हुआ? आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लोग जागरूक हो चुके थे, इस तरह आप देखते जा रहे हैं धीमे धीमे फंडामेंटल राइट्स की मांग बढ़ती जा रही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखेंगे 1928 में घटना घटी। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा, 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट, उन्नीस सौ 28 में नेहरू रिपोर्ट द्वारा फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। मांग कांग्रेस के मंच द्वारा की गई, मंच से की, और ये किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। किसने की? मोतीलाल नेहरू ने की। किसने की? मोतीलाल नेहरू ने की। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो थी, जिसे मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था, उसमें फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी। कांग्रेस के मंच द्वारा फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू द्वारा। इसे भी आप नोट कर ले, पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे देखते हैं मित्र 1931 में, 1931 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन। कहां पर? कराची अधिवेशन। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन।
और यह अधिवेशन जो हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको यह बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? इनका कौन सा आंदोलन था इस दौरान इनको पटेल सरदार की उपाधि दी गई थी? आपको ये कमेंट्स करके बताना है। इसमें क्या हुआ मित्र, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हुआ, कराची अधिवेशन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। क्या किया? प्रस्ताव पेश किया। इसमें फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। तो ध्यान दीजिए 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव में फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। किसकी मांग की गई? फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। आप लोग नोट करते जाइए। उसके बाद क्या होता है, 1931 में ही 1931 में एक घटना और घटी थी कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में। गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो गोलमेज सम्मेलन है वो 3 हुए थे, 30, 31 और 32 में। पहला हुआ था 30 में, दूसरा हुआ था 31 में, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और तीसरा हुआ था 32 में। इसमें जो सेकंड वाला था ये इंपोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी ने भाग लिया था और इसमें भी फंडामेंटल, भारतीयों के फंडामेंटल की मांग रखी गई। इसमें भी जो भारतीय थे उनके मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की मांग रखी गई। भारतीय द्वारा फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई जो ब्रिटेन में हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स जो थे सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। इन्हें क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। यदि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बात नहीं बन पाई तो ब्रिटेन की संसद ने भारतीयों के जो मांग की जा रही है उसके लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई। क्या बनाई? एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई। ध्यान दीजिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था द्वितीय वाले में, जो पूर्णतः असफल रहा। उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज थे, उन्होंने इनकी जो भारतीयों की मांग थी उसको देखते हुए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई और उसमें इन सब मांगों को देखा गया, ध्यान दिया गया कि भारतीय किन किन चीजों की मांग कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन ये हुई, उस जो संयुक्त संसदीय समिति थी उसमें भी फंडामेंटल राइट्स का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसीलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया भारत शासन अधिनियम 1935 में कहीं भी आपको उसमें फंडामेंटल राइट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। देखिएगा, इतना
आपको क्लियर हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तक क्लियर हो गया आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति बनाई। संयुक्त संसदीय समिति बनाई मित्र। इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने फंडामेंटल राइट्स को, जो फंडामेंटल राइट्स थे उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। मतलब मेरा यह है, फंडामेंटल राइट्स की तरफ संयुक्त संसदीय समिति ने कोई ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया। इसके लिए इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि जो भारत शासन अधिनियम था 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में फंडामेंटल राइट्स का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। फंडामेंटल राइट्स का कहीं जिक्र नहीं है। मतलब फंडामेंटल राइट्स को अस्वीकार कर दिया गया। इतना क्लियर हुआ मित्र? आप लोग नोट करते जाएं, बहुत अच्छे पॉइंट हैं। अगर आप एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट लेवल की, तो ये क्वेश्चन सब बनते हैं। ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो मैं जानता हूं आप इन क्वेश्चन को बहुत आराम से कर ले जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जब हमारा देश स्वतंत्र होने के लिए आया तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि एक कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? एक कमेटी बनाई गई 1945 में। कब? 1945 में तेज बहादुर सप्रू, नाम तो सुना होगा। 1945 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। क्या बनाई मित्र? कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी में क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड किया कि जो संविधान बनेगा उसमें फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया जाएगा। जो तेज बहादुर सप्रू थे, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने यह कहा कि जो संविधान बनेगा, भारत का जो भावी संविधान बनेगा, उसमें फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार शामिल किए जाएंगे। मौलिक अधिकार शामिल किए जाएंगे। समझे बच्चा? इतना क्लियर हुआ मित्र? इसमें यह क्लियर हो गया कि इस समिति ने यह क्लियर कर दिया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान में शामिल किए जाएंगे। जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो देखिएगा, अब लोग नोट करते जाएं। उसके बाद क्या हुआ, इसके लिए क्या हुआ मित्र कि जो संविधान सभा थी, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर एक कमेटी गठित की गई। इस पर क्या हुआ कि इस तेज बहादुर सप्रू की जो कमेटी थी, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय संविधान सभा थी, उस सभा में मौलिक अधिकारों पर एक कमेटी बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। तो आप लिख सकते हैं, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स पर एक कमेटी बनी, एक समिति बनी।
और समिति के अध्यक्ष थे समिति के मित्र जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई पटेल को बनाया गया। इतना क्लियर हुआ? अध्यक्ष ये बने और उपाध्यक्ष अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। बच्चों बताइए मित्र कि मैंने आपसे पूछा है कि पटेल साहब को सरदार की उपाधि किसने दी थी? आपको बताना है कमेंट्स करके। इसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स पर एक समिति बनी थी उसके अध्यक्ष तो पटेल साहब थे, लेकिन इसी पर फंडामेंटल राइट्स पर एक उपसमिति भी बनी थी। क्या बनी थी? उपसमिति भी बनी थी। उपसमिति। इस उपसमिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? अध्यक्ष कौन थे इसके? जेबी कृपलानी। मित्र पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। इन सब अभी जो पढ़ा रहा हूं बहुत मतलब एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, आप लोग विशेष ध्यान दें इस पर। इतना मैंने आपको मौलिक अधिकारों की जो पृष्ठभूमि थी, इतिहास था, वो मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा जो भारत के फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी क्या विशेषता है। उनकी क्या विशेषता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग बनाएंगे मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। विशेषताएं। आप इतना जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वर्णन भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मिलता है। आप लोग बखूबी जानते हैं कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मिलता है। किसमें? भाग 3 में। कौन से भाग में? भाग 3 में। अनुच्छेद की बात की जाए तो 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन मिलता है। अब देखिए क्या क्या विशेषताएं भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उनकी सबसे पहली विशेषता यह है कि यह इसकी रक्षा के लिए यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो इसके लिए वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यदि वो ऐसा नहीं है कि वो लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन इसको यह अधिकार मिला हुआ है कि उस यदि किसी व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, अतिक्रमण होता है, तो इसके लिए वह सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो पहली विशेषता इसकी क्या है? मौलिक फंडामेंटल राइट्स को 3 प्रकार से संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण प्राप्त है। कैसे कैसे? सबसे पहले देखिए आप फंडामेंटल राइट्स को अगर उल्लंघन होता है इनको संरक्षण प्राप्त है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। जैसे मौलिक अधिकारों के हनन होने पर या फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर, फंडामेंटल राइट्स के, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर संबंधित नागरिक सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। पहली प्रकार का संरक्षण यह है कि किसी भी नागरिक का यदि फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण होता है, हनन होता है, तो इसके लिए वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि वो लोअर कोर्ट नहीं जाए या उस पर प्रतिबंध हो कि आप लोअर कोर्ट बन जाइए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, ऐसा नहीं है। वो अपने स्व विवेक से लोअर कोर्ट भी जा सकता है जिला न्यायालय में, हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। सॉरी। दूसरा संरक्षण मित्र यह है कि फंडामेंटल राइट्स राज्य के विरुद्ध हैं, सरकार के विरुद्ध हैं, तो इसके लिए फंडामेंटल राइट्स में संशोधन, इतना समझिए, यदि सरकार फंडामेंटल जो राइट्स होती है उसमें संशोधन करना चाहती है तो उसे विशेष बहुमत, कैसे? विशेष बहुमत, विशेष बहुमत से, विशेष मतलब वही होता है कि 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से पास करना होगा। यदि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें संशोधन सरकार करना चाहती है तो उसे विशेष बहुमत से ये सब कुछ पास करना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम संशोधन कर तो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उस पर नकारात्मक इफेक्ट ना पड़े। अगर नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस याचिका, उस जो संशोधन है उसे शून्य वो भी घोषित कर सकता है, जिसे हम आगे जाकर के बताएंगे। तो ये आपको क्लियर हुआ। इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मूलभूत ढांचे में परिवर्तन न हो। तो संविधान का मूलभूत ढांचा है उस पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, न पड़े। इतना क्लियर हुआ, नकारात्मक प्रभाव न पड़े। उसके बाद देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तीसरे नंबर का बताता हूं, क्योंकि 3 प्रकार बताए थे मैंने आपको। ध्यान दीजिए मित्र, नंबर 3 पे चलते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको आप सोचें समाप्त कर दी जाए, नहीं समाप्त हो सकते हैं लेकिन निलंबन किए जा सकते हैं। कुछ कंडीशन में उनको निलंबन किया जा सकता है, कुछ कंडीशन में उनका निलंबन किया जा सकता है। तो यह भी एक फैक्ट है। फंडामेंटल राइट्स का निलंबन कब किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। एक मिनट, यहां पर एक बात और लिखनी है, केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। समझिएगा, फंडामेंटल राइट्स का निलंबन केवल केवल राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा, किस काल के दौरान किया जा सकता है? वो भी राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। कौन करता है इन्हें? राष्ट्रपति द्वारा। इतना क्लियर हुआ? राष्ट्रपति कर सकता है। और इसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद
359 में, किसमें? 359 में, अनुच्छेद 359 में इसका किया गया है। लेकिन इसका अपवाद है मित्र, कुछ इसका अपवाद भी है, इसका अपवाद भी है। इसका अपवाद यह है कि जो निलंबन के समय जो अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 ये निलंबन नहीं होंगे, ये नहीं हो, ये निलंबित नहीं होंगे। आपको ये बताना है अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है, आपको ये बताना है अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है। इसलिए राष्ट्रपति भी इन अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति भी इन अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए, मैं बताया विशेषता बता रहा हूं। अब देखिए कुछ ऐसे अधिकार हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमारे देश में नागरिकों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त है। किसको? विदेशियों को भी प्राप्त है। इसकी विशेषता क्या है मौलिक अधिकारों की? कि कुछ अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट है ये बच्चों, ध्यान दीजिए। कुछ अधिकार हैं वो केवल जो भारतीय नागरिक हैं उनको ही प्राप्त हैं। जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 अधिकार हैं, कितने? 5 अधिकार हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किनको? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये इंपोर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ऐसा कौन सा अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो ये 5 जो अनुच्छेद हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये कौन कौन से हैं? 15, 16, 15 और 16 और 19, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। अगर एक दो बार आप याद करेंगे तो आपको बहुत जल्द आपको याद हो जाएंगे। शेष जो अधिकार हैं, शेष जो अधिकार हैं नागरिकों को प्लस विदेशियों को, दोनों को प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है। तो दोस्तों ये मेरा ये जो सेशन था, इसमें मैंने आपको इसका अर्थ, पृष्ठभूमि और विशेषता बताया। अब मैं आपको बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊंगा कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो कितने प्रकार के हैं, और अनुच्छेद 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, इन सब के बारे में बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर दिया करें। आपको शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।